हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फाइनल में यूनिट नंबर फर्स्ट, पेपर नंबर 1, यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर फर्स्ट का दूसरा चैप्टर है ना। क्या है ज़रा देखेंगे। चैप्टर का जो हेडिंग है वो बोलूँगा, हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। संकुल के स्थायित्व, संकुल के स्थायित्व या स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उनकी बात करेंगे। वो दो तरह का होता है, एक ऊष्मागतिकी और दूसरा बलगतिक स्थायित्व। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे संकुल के स्थायित्व के बारे में, ठीक है। संकुल का स्थायित्व, ध्यान दें, संकुल के स्थायित्व के बारे में बात करेंगे और इंग्लिश में बोल दूं तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, संकुल का स्थायित्व या स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। संकुल का स्थायित्व, संकुल मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ना, जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है उन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो पीछे क्लास में हम लोग बात किए हैं उसी कॉम्प्लेक्स के बारे में। देखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को हम लोग दो तरीके से डील करते हैं। उसमें से पहला जो स्टेबिलिटी का टाइप है वो है ऊष्मागतिक और दूसरा है बलगतिक, हिंदी में, इंग्लिश में। फर्स्ट है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, और दूसरा है, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्मागतिक स्थायित्व, ऊष्मागतिक स्थायित्व। और जो दूसरा है उसको बोलते हैं काइनेटिक, काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी को दूसरे शब्दों में हम लोग लिखते हैं बलगतिक स्थायित्व, बलगतिक स्थायित्व, बलगतिक स्थायित्व। एक है थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिक और दूसरा है बलगतिक। दो प्रकार के हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। दोनों में समझने वाली बात है कि हम कैसे डील करें दोनों को, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी, तो बहुत बारीकी से समझिएगा, यही पूरा चैप्टर भर पढ़ना है। तो पहला मैं बात करता हूँ ऊष्मागतिक स्थायित्व या थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में समझेंगे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स M मेटल और N नंबर में L लिगेंड से मिलकर बना है, तो इसको मैं ऐसा दिखा के M, L, N और ऐसा संकुल बना सकता हूँ, है ना भाई, ऐसा दिखाते हैं, है ना। प्लस माइनस जो भी चार्ज आएगा वो बात की बात है, कोई चार्ज आएगा नहीं आएगा, जीरो आएगा, वो बात की बात है। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। अब इसमें हम इसको रिवर्सिबल भी दिखा सकते हैं, कहने का मतलब इक्विलिब्रियम फेज की तरह, कि एक समय बाद इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है या इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। दूसरे में क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पहले इसी साइड को पहले देख लें, फिर बाद में दूसरे साइड जाएंगे। ध्यान देना, मैं इसको अंतर की तरह बता रहा हूँ ताकि दोनों में कंपैरिजन के साथ समझ में आए। बुक में अलग अलग दिया हुआ है, तो अलग अलग अगर पूछे तो भी आप एक हिस्से को उठा के लिख देना है। इसको पूछे तो इसको, और इसको पूछे तो इधर के हिस्से को उठा के लिख देना है। जरा समझें, हम जब संकुल बनाएं तो एक मेटल है और N नंबर में लिगेंड है और इस कॉम्प्लेक्स को बनाए हैं। यहाँ पर स्टेबिलिटी किसका देखना है, संकुल की। संकुल ये है, तो संकुल यहाँ पर क्या हो रहा है, बन रहा है, बनने की स्टेबिलिटी है, बनने के दौरान स्टेबिलिटी है। जबकि यहाँ इसी संकुल की मान लो स्टेबिलिटी देखना, तो इसको पहले ऐसे ले लेंगे और इसको किसी बाहरी लिगेंड से रिएक्शन कराए, और रिएक्शन कराने के बाद देखिए कि ये M, L, N-1 एक कम हो गया और इसके जगह Y आ गया, और जो L था वो बाहर निकल गया, सपोज इस तरह से, ये लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किसकी स्टेबिलिटी देखना है, इसकी। तो ये क्या हो रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है, बन नहीं रहा है, ये किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि यहाँ संकुल के बनने के दौरान उसकी स्टेबिलिटी की बात होती है, वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है। जब संकुल या कॉम्प्लेक्स के रिएक्शन के दौरान उसकी स्टेबिलिटी की बात होती है तो वो होता है बलगतिक। गतिक मतलब रिएक्शन करते हुए, और ऊष्मागतिक मतलब इसके खुद के बनने के दौरान या खुद के बनते हुए। पहला अंतर यही है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस यही होगा, संकुल के निर्माण के दौरान, है ना, संकुल के निर्माण या बनने के दौरान, निर्माण के दौरान
स्थायित्व देखा जाता है, दौरान स्थायित्व, संकुल के निर्माण के दौरान स्थायित्व की बात होती है। यहाँ संकुल के अभिक्रिया के दौरान, यहाँ संकुल के अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान ये बात होता है। संकुल के अभिक्रिया के दौरान बलगतिक स्थायित्व की बात होती है। यहाँ संकुल के निर्माण के दौरान स्थायित्व की बात होता है। इंग्लिश में बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी इज कंसर्न्ड या स्टेबिलिटी इज कंसिडर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी इज कंसिडर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। पहली बात हो गया। दूसरा, अब ये साम्यावस्था में भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर साम्यावस्था स्थिरांक का इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं उसी को, साम्यावस्था जो स्थिरांक है ना उसी को स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, या दूसरे शब्दों में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या भाई, इक्विलिब्रियम बोलो या स्टेबिलिटी बोलो, दोनों में एक ही है फिलहाल के लिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के समानुपाती होता है स्थायित्व के या स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कौन, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ना। अब के क्या है भाई, के कभी कभी इसको ब्रॉड टर्म में बीटा भी रिप्रेजेंट करते हैं, अभी मैं के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ या यहीं पर बीटा कर देता हूँ, लेकिन बोलचाल में जनरली के करते हैं बाद में। अभी हम बीटा लिखते हैं, ये लीजिए। तो ये बीटा का क्या मतलब है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ml6, ये mln, और नीचे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन m, और यहाँ पर l पावर n, इस तरह से इस पर डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट का यहाँ में क्या, अब ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, शब्दों में कैसा लिख सकते हैं इसको, कि ऊष्मागतिक स्थायित्व जो होता है वो स्थायित्व नियतांक या इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था नियतांक के समानुपाती होता है ना। स्टेबिलिटी कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है स्थायित्व, जितना ज़्यादा के का वैल्यू या बीटा का वैल्यू उतना ज़्यादा ये स्टेबिलिटी होता है। यहाँ पर कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो यहाँ दूसरा पॉइंट क्या है कि के का अस्तित्व नहीं है, ये कैपिटल के या जिसको बीटा बोलते हैं, या शब्दों में लिख देता हूँ, स्थायित्व नियतांक का अस्तित्व नहीं है। स्थायित्व नियतांक, स्थायित्व नियतांक का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। और इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है यहाँ। हालांकि यहाँ एक छोटा कांस्टेंट स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रेट कांस्टेंट बोला जाता है, बट रेट कांस्टेंट भी स्टेबिलिटी को डील नहीं करेगा, है ना। रेट कांस्टेंट भी स्टेबिलिटी को डायरेक्टली डील नहीं करता, इसलिए यहाँ स्टेबिलिटी को डील करने वाला कोई कांस्टेंट डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, खासकर स्टेबिलिटी कांस्टेंट तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तीसरा चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हम लोग स्थायित्व को डील किससे करते हैं, फ्री एनर्जी से, है ना। इट इज, या इसे डेल्टा जी से दर्शाते हैं, जी से दर्शाते हैं किसको, थर्मोडायनामिक स्थायित्व को। और यहाँ देखना, ध्यान देना, इसे EA जिसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा से दर्शाते हैं, सक्रियण ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से दर्शाते हैं। तो यहाँ डेल्टा जी से, अब डेल्टा जी को क्या होना चाहिए, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो स्टेबिलिटी अच्छी है, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी अच्छी है ना। मतलब जितना ज़्यादा डेल्टा जी उतना ज़्यादा थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। यहाँ पर बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उतना ज़्यादा काइनेटिक स्टेबिलिटी होता है। अब ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ कि थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी में जो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पर फ्री एनर्जी लिए हैं, डेल्टा जी मतलब मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा के ऋणात्मक मान, याद रखिएगा, मुक्त ऊर्जा के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है। कहने का मतलब जितना ज़्यादा नेगेटिव में वैल्यू होगा
उतना ही ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। जबकि यहाँ पर क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी के यहाँ अगर देख लीजिए काइनेटिक स्टेबिलिटी, एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उतना काइनेटिक एनर्जी होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव में नहीं होता, वो पॉजिटिव होता है हमेशा, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, कैसे समझते हैं मैं और अलग से नहीं समझा रहा हूँ, इसी में समझाता हूँ। समझे डेल्टा जी का मतलब क्या है और वो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है ना। फिर यहाँ पर एक पॉइंट और बनाऊंगा, इस जगह में एक पॉइंट और आएगा पहले, लेकिन इसके मतलब को यहाँ बाजू में समझाता हूँ। ध्यान देना, मैं ग्राफ बनाता हूँ, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम टाइप, इधर भी एक ग्राफ सोचता हूँ। मैं एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा सा रोल में लाना चाह रहा हूँ उधर, और इधर फ्री एनर्जी को। सपोज मेटल और लिगेंड यहाँ पर है, मेटल और लिगेंड की एनर्जी लेवल ये है, ठीक है, और प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल, कॉम्प्लेक्स की एनर्जी लेवल ये है, ठीक है। ये ऐसे ग्राफ प्लॉट करवाएगा और ऐसे चेंज देगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ के लेवल और यहाँ के लेवल को देखिए, रिएक्टेंट का लेवल ये, प्रोडक्ट का लेवल ये, रिएक्टेंट का लेवल और प्रोडक्ट के लेवल के बीच का जो अंतर है, ऊर्जा का जो अंतर है, वो अंतर ही तो एक प्रकार का डेल्टा जी है। डेल्टा जी बोलते हैं, रिएक्शन एनर्जी बोलो, मैं अगर यहाँ जी का एनर्जी का ग्राफ खींचूँ तो डेल्टा जी हो जाएगा। तो डेल्टा जी देखो क्या हो रहा है, पहले ज़्यादा था और अब हो गया कम। मतलब कितना, पहले पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा था, स्थितिज ऊर्जा कम हो गया, और जितना कम हुआ वही क्या है, डेल्टा जी है। कम हुआ कहने का मतलब यहाँ से यहाँ गिरा, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। और जितना ज़्यादा ये नेगेटिव में जाते जाएगा उतना वो नीचे गिरते जाएगा कॉम्प्लेक्स का लेवल। और याद रखिए, कॉम्प्लेक्स का लेवल जितना नीचे जाते जाएगा उतना उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का जो एनर्जी होता है, वो एनर्जी हमेशा स्टेबिलिटी के उल्टा रिलेटेड होता है। मतलब ये एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्टेबिलिटी के उल्टा रिलेटेड होता है। जितना ये ज़्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी कम होगा, है ना। और ये देखो भाई, ये एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ का कम है, इसका मतलब रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम है और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। वापस समझे, पोटेंशियल एनर्जी जितना ज़्यादा होता है उतना स्टेबिलिटी कम। तो देखो ये ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, ये कम पोटेंशियल एनर्जी, तो कम पोटेंशियल एनर्जी वाला ज़्यादा स्टेबल, और इसलिए प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल। डेल्टा जी क्या है ये समझ में आया। अब एक्टिवेशन एनर्जी के लिए इधर देखिए, मान लीजिए हमने ऐसा एक ग्राफ बनाया। अब वो एक्सो बनाओ या एंडो बनाओ या नीचे रखो या ऊपर रखो, उससे ज़्यादा भी मतलब नहीं है। फिलहाल ये लेवल है रिएक्टेंट का और ये उसका मैक्सिमम लेवल है, जहाँ जाए बिना वो ऊपर आगे बढ़ नहीं सकता। तो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी का जो वैल्यू है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है, प्रोडक्ट यहाँ पर है। हालांकि प्रोडक्ट से भी मतलब नहीं है, अभी केवल ये ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको, संक्रमण अवस्था, शॉर्ट में संक्रमण अवस्था, इंग्लिश में ट्रांजिशन स्टेट बोल देते हैं। अब देखिए क्या, यहाँ से देखें, इस एनर्जी के गैप को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, आप ध्यान देंगे कि यहाँ से यहाँ के गैप को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोला जा रहा है। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को थोड़ा सा मैं अगर एनालाइज करूँ तो इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी हमको देखना है। यहाँ तो हमको इधर की स्टेबिलिटी देखना था, है ना, इसलिए इसकी एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी बढ़ा बोले, लेकिन अभी हमको इसकी स्टेबिलिटी देखना है, वो भी काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो देखिए, अगर एनर्जी गैप ऐसे ज़्यादा होगा, ये हाइट बहुत ऊपर होगा तो इसको चढ़ पाना मुश्किल होगा। ये हाइट जितना ऊपर होगा इसको चढ़ना मुश्किल होगा और ये रिएक्शन में आगे नहीं जाएगा, और रिएक्शन नहीं जाएगा तो ये टिकेगा, और ये टिकेगा तो यही इसकी स्थायित्व को बताएगा। लेकिन मान लो, सोचो ये गैप ऐसा बहुत छोटा है, ये हाइट बहुत छोटा है, तो हाइट बहुत छोटा है तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत छोटा है। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत छोटा होगा तो क्या होगा भाई, चढ़ के आराम से इधर से चढ़ के उधर उतर सकता है। तो स्थायित्व तो यहाँ पर कम बोलेंगे, है ना। अभी शब्दों को और स्पेसिफाई करूँगा, पहले आप समझिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है ना, जिसमें चढ़ा जा सकता है, और नीचे आप दूसरे साइड आपका गांव है या कहीं जाना है, वहाँ वो एरिया है। अगर वो पहाड़ की ऊंचाई छोटी होगी तो आप यहाँ टिकोगे कम, जल्दी से चढ़ के दूसरी तरफ चले जाओगे, है ना। लेकिन अगर ऊंचाई बहुत ज़्यादा है तो आपको हो सकता है यहीं बैठना पड़े, उधर जाने का कोई साधन नहीं दिख रहा है, मैं उतना थक जाऊंगा या उतने नहीं चढ़ पाता ऊंचाई, ऐसा सोच सकते हैं। तो भाई आप जब आगे नहीं बढ़ोगे तो आप स्थायी हो,
और आप आगे जा रहे हो तो आप अस्थायी हो, यही समझाना चाह रहा था। तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होने से ऊंचाई ज़्यादा, इसका मतलब आपका जाना कम हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से ऊंचाई कम और आपका जाना आसान हो जाएगा। तो यही तो एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। क्लियर हुआ क्या? अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, इस सेगमेंट में दो टर्मोलॉजी आता है। जिसका एक्टिवेशन फ्री एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, वो स्टेबल कहलाता है ना, और स्थायी, और जो जिसका बहुत कम है वो अनस्टेबल कहलाता है। नेगेटिव में बात कर रहा हूँ, नेगेटिव तो बस रिलीज होने को बताएगा। अगर धोखे से नेगेटिव ना बोलूँ तो समझ जाना मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो जिसका ऐसा समझ लीजिए, ये वैल्यू भी देख लोगे तो भी चलेगा, ये वैल्यू जितना ज़्यादा हो, है ना। डेल्टा जी जिसका ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल, कम स्टेबल। तो इसको स्थायी अस्थायी, हिंदी में स्थायी और अस्थायी ऐसा बोल लेंगे। क्या भाई? स्थायी, और इसको क्या बोलेंगे? अस्थायी। इस तरह से दो टर्मोलॉजी यूज़ करेंगे, है ना। कब स्थायी? जब डेल्टा जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। यहाँ कब अस्थायी? जब डेल्टा जी का वैल्यू बहुत कम हो। यहाँ पर एक नया शब्द मिलेगा आपको, और इसी से ज़्यादा सवाल होता है। एक होता है इनर्ट, इंग्लिश में लिख रहा हूँ इनर्ट, हिंदी में बोलेंगे अक्रिय, और दूसरा होता है लेबाइल, और इसको हिंदी में बोलेंगे सक्रिय। तो इनर्ट और लेबाइल ये दो शब्द यूज होते हैं। इनर्ट मतलब है एक तरह से काइनेटिकली स्टेबल, है ना। इसको इनर्ट मतलब क्या लिखोगे? स्टेबल है एक तरह से। लेकिन स्टेबल क्या है? दोनों जगह शब्द क्या है? कंफ्यूज करेगा, इसलिए यहाँ पर नए शब्द को यूज़ करना, हमेशा नए शब्द को ब्रैकेट में लिख जरूर दिया हूँ। और वो कैसा स्टेबल? काइनेटिक स्टेबल है ना। ये काइनेटिकली स्टेबल है, बल गतिक रूप से स्थायी को इनर्ट बोलेंगे, और यहाँ पर इसको बोलेंगे काइनेटिकली अनस्टेबल, सक्रिय। अनस्टेबल है वो, जल्दी चल देगा रिएक्शन में। तो इनर्ट और लेबाइल। अच्छा, इनर्ट कब होगा? जब E A का वैल्यू बहुत हाई होगा, और लेबाइल कब होगा? जब E A का वैल्यू बहुत कम होगा, लो होगा। ये लीजिए। तो इतना मैंने जो लिखा उसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, है ना। एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या बात किया हूँ। पहले इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बनते हैं तो इंडिविजुअल भी तैयार रखना, कंपैरेटिव क्वेश्चन भी बनते हैं तो कंपैरेटिव क्वेश्चन भी तैयार रखना, और छोटे मोटे बीच के 1 मार्क्स क्या ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल भी यहाँ से बनते हैं। पहले समझिए, वापस रिपीट करता हूँ, फिर आप लोग एक साथ लिख लेना, समझेंगे। स्थायित्व तो हम संकुल का पढ़ रहे हैं। संकुल के स्थायित्व को दो तरह से समझा जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक और दूसरे को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक। तो पहला साइड मैंने लिखा है थर्मोडायनेमिक और दूसरा साइड लिखा है काइनेटिक। थर्मोडायनेमिक का हिंदी नाम है उष्मागतिक और काइनेटिक का हिंदी नाम है बलगतिक। उष्मागतिक में हम संकुल को बनाने के दौरान कितना स्टेबल बन रहा है कि अनस्टेबल बन रहा है, उसी को हम लोग स्टडी करते हैं। और यहाँ जबकि हम बात करते हैं तो संकुल को किसी दूसरे से रिएक्शन करा के रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, उससे इसकी स्थायित्व की गणना करते हैं। यहाँ जिसका स्थायित्व गणना करना है वो राइट साइड है, यहाँ जिसका स्थायित्व गणना करना है वो लेफ्ट साइड है। तो यहाँ के देखिए, यहाँ सीधा सीधा सा मैं बोल दूँ तो ये एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट के प्रोपोर्शन होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, है ना। जबकि यहाँ स्टेबिलिटी कांस्टेंट नाम का कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं है। फिर दूसरा चीज़ कि यहाँ डेल्टा जी से रिलेटेड करते हैं इसको। डेल्टा जी यहाँ मेन फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि प्रैक्टिकली किसके मान से हम डिसाइड करें स्टेबल या अनस्टेबल, तो वो डेल्टा जी है। डेल्टा जी जितना ज़्यादा बड़ा होगा, वैल्यू की बात कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, और डेल्टा जी छोटा होगा तो अनस्टेबल होगा। सीधी बात है, डेल्टा जी बड़ा होता है तो क्या होता है, बड़ा मतलब वैल्यू माइनस में है तो माइनस नेगेटिव में बड़ा, तो नेगेटिव होता है तो क्या होता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तो ऑटोमेटिक फॉरवर्ड की ओर जाएगा, तो फॉरवर्ड जाएगा तो ज़्यादा बनेगा, इसलिए स्थायित्व ज़्यादा है। तो डेल्टा जी ज़्यादा तो स्थायित्व ज़्यादा, डेल्टा जी कम तो स्थायित्व कम। और डेल्टा जी क्या है उसको दिखा दिया गया है ना। और हमेशा माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ रिलीज़ हुआ, हाँ, ये यहाँ से यहाँ गिरा तो इतना एनर्जी छोड़ा मतलब रिलीज़ किया, इसलिए इसको माइनस से दिखाते हैं। ठीक है। इधर जब बात करते हैं तो यही सक्रियण ऊर्जा से डिसाइड होता है। सक्रियण ऊर्जा क्या होता है भाई, रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच की ऊर्जा अंतराल को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। एक समझो ये पहाड़ जैसा है, बैरियर जैसा है ना। इतने को क्रॉस करने के बाद ही वो राइट साइड क्रॉस कर सकता है। तो जो
रिएक्टेंट लेवल है, उस रिएक्टेंट लेवल से जब हम ऊपर चढ़ने की बातें करते हैं तो यहाँ तक पहुँचने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही सक्रियण ऊर्जा है। अब यहाँ से कॉमन लॉजिक है कि अगर ये हाइट बहुत ज़्यादा हो, कहने का मतलब सक्रियण ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा हो, तो ये हाइट को क्रॉस कर पाना संभव नहीं होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स यहीं पर पड़े रहेगा, इसका मतलब अक्रिय रहेगा, इसका मतलब वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, काइनेटिकली स्टेबल को ही अक्रिय या इनर्ट बोला जा रहा है। तो स्टेबल वर्ड यहाँ के लिए आ गया है, इसलिए ज़्यादातर स्टेबल और अनस्टेबल वर्ड यहाँ नहीं बोलना है, यहाँ क्या बोलना है, इनर्ट। और इसके विपरीत जिसकी हाइट कम रहेगी, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगा, वो जल्दी से यहाँ क्रॉस कर के आगे पहुँच सकता है और उसी को बोलेंगे लैबाइल। तो लैबाइल और इनर्ट ऐसे आपको याद रखना है। हालांकि हम पहचानना बाद में सीखेंगे कि किस लैबाइल कब बोलेंगे, किसी को इनर्ट कब बोलेंगे। ठीक है, तो अभी आपको फिलहाल इतना इंट्रोडक्शन नोट करना है, यही हमारे चैप्टर का मुख्य भाग है ना, और इसी को पूरा डिटेल ले जाना है। चल एक नोट पॉइंट देखिए, हम दो प्रकार के स्टेबिलिटी के बारे में जान चुके हैं। अब एक नोट पॉइंट में दोनों के संबंध में लिखाना चाह रहा हूँ। वो नोट पॉइंट क्या है, जरा समझिए कि दो प्रकार के स्थायित्व तो हमने बात किया स्टेबिलिटी का, थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक। अब मैं थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक बोलूँगा, हिंदी वाले उष्मागतिक और बलगतिक समझ लेना। ठीक है, थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी को दोनों को अगर हम कभी साथ साथ यूज़ करने लग गए, कहने का मतलब ये है मेरा कि ये ज़रूरी नहीं है कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी वाला कॉम्प्लेक्स काइनेटिकली भी स्टेबल हो, या थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो काइनेटिकली अनस्टेबल हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। मैं सीधे शब्दों में ये बोलना चाह रहा हूँ, ये दो प्रकार की स्टेबिलिटी बिल्कुल एक दूसरे से कोई समानता या कोई मतलब नहीं रखता, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करता है। इसलिए कहीं पर कोई सेम लॉजिक नहीं लगाना है कि इधर स्टेबल है तो उधर अनस्टेबल है, ऐसा कहीं पर लॉजिक नहीं है, है ना। तो इस बात को हमेशा कहिए। उसके लिए कुछ एग्जांपल है, मैं दो मेरे पास बता रहा हूँ। जैसे ये वाला देखिए, ये वाला k का वैल्यू 10 का पावर 42 आता है, इसका मतलब ये थर्मोडायनेमिकली क्या है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। लेकिन अगर इसी को काइनेटिक रूप से सोचा जाए तो ये लैबाइल में आता है, काइनेटिकली देखा जाए तो ये लैबाइल कॉम्प्लेक्स में आता है। बिल्कुल इसी तरह देखो कोबाल्ट NH3 2+ कॉम्प्लेक्स, यहाँ देखें तो ये अनस्टेबल है, और जबकि यहाँ ये इनर्ट है, कहने का मतलब काइनेटिकली स्टेबल है। प्रैक्टिकल डाटा बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल के हिसाब से ये प्रूफ है। तो ये कहीं पर लॉजिक नहीं दिख रहा है। जो एक दिख रहा है ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल था वो यहाँ स्टेबल ना होकर यहाँ इनर्ट हो गया, लैबाइल हो गया। यहाँ अनस्टेबल था वो यहाँ लैबाइल ना होकर इनर्ट हो गया। और कुछ कॉम्प्लेक्सेस और हैं जो इधर भी स्टेबल दिखते हैं, उधर भी स्टेबल, इधर भी अनस्टेबल, उधर भी अनस्टेबल, सेम भी दिखते हैं, अपोजिट भी दिखते हैं। कैसे कर लोगे अब? ऐसे में इसका मतलब ये साफ पता चलता है कि ऐसा कोई लॉजिक मत लगाना कि दोनों स्टेबिलिटी में आपस में कोई रिलेशन बनाने की कोशिश नहीं करना है, ये रिलेशन बनता हुआ दिखे, ऐसा लॉजिक नहीं लगाना है। दोनों अगर इंडिविजुअल स्टडी है ना, दोनों अलग अलग स्टडी है, तो दोनों का आपस में संबंध डायरेक्टली नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। हिंदी में बोल दूं कि उष्मागतिक स्थायित्व और बलगतिक स्थायित्व में आपस में कोई संबंध नहीं है, आपस में सीधे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दोनों का लॉजिक ही अलग है ना। एक कॉम्प्लेक्स को रिएक्शन करा के देखता है, एक में कॉम्प्लेक्स के बनने के दौरान देखा जाता है कि दोनों का कोई मेल नहीं है भाई, है ना। अब यहाँ एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है बट काइनेटिकली लैबाइल है, ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है बट काइनेटिकली इनर्ट है। तो इससे पता चलता है कि ऐसा कोई सीधा संबंध नहीं है। और भी एग्जाम्पल है, आप बुक में देख सकते हैं। चले, ये नोट पॉइंट के साथ तुलना हो गया खत्म। अब एक को पकड़ते हैं, थर्मोडायनेमिक को पहले खत्म करते हैं, फिर थर्मोडायनेमिक के बाद हम चलेंगे कहाँ, काइनेटिक्स में।